योग ज्ञान चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों और दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हम इस चैनल के माध्यम से योग विषय से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कशन कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, उपनिषद में बहुत सुंदर मंत्र के साथ समझाया गया है, विद्या अमृतम स्नुते, अर्थात विद्या से ही मनुष्य अमृत को प्राप्त होता है। विद्या ही, ज्ञान ही मनुष्य को अमरता की ओर लेकर जाता है। अतः मनुष्य को सदैव अपने जीवन में ज्ञान को अपनाते हुए सन्मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। इसी क्रम में हमारे आज के सत्र का अध्ययन का विषय है मानव शरीर की संरचना के विषय में समझना। मानव शरीर की संरचना कैसी होती है, किस प्रकार, क्या इसकी फिजियोलॉजी होती है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु को मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। वर्तमान समय में योग के द्वारा, योग चिकित्सा के द्वारा अनेकों शारीरिक और मानसिक रोगों का उपचार किया जाता है। यहाँ पर योगिक क्रियाओं के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए, योग चिकित्सा को समझने के लिए, योगिक क्रियाओं के प्रभाव को जानने के लिए हमें मानव शरीर की संरचना को समझना होगा। और इसीलिए इस पेपर की उपयोगिता, इसकी महत्वपूर्णता बहुत अधिक होती है। एक विज्ञान का विषय है, किंतु इसको आप बहुत ध्यानपूर्वक और एकाग्रता पूर्वक समझने का प्रयास करें। ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिसकी उपयोगिता जीवन पर्यंत बनी हुई रहती है। हम अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। हमारे आज के सत्र का विषय है मानव शरीर की संरचना और क्रियाविधि के विषय में जानना। यहाँ पर यदि हम एक स्थूल रूप में देखें, सामान्य रूप से देखें, तो 2 हाथ, 2 पैर, उदर, वक्ष, सिर, ऐसी कोई भी रचना हमें कहीं पर भी दिखलाई पड़ती है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये मानव शरीर है। किंतु ये तो एक सामान्य स्थूल दृष्टि की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पर यदि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, विज्ञान के स्तर पर देखें, तो वैज्ञानिक स्तर पर स्पष्ट होता है मानव शरीर का निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं के आपस में मिलने से होता है। कोशिका अर्थात सेल, बहुत सारी कोशिकाएं, अनेकों कोशिकाएं, खरबों कोशिकाएं आपस में मिलकर मानव शरीर का निर्माण करती है। शरीर की उत्पत्ति में कोशिका वही भूमिका वहन करती है जिस प्रकार किसी मकान के निर्माण में, किसी भवन के निर्माण में ईंट अपनी भूमिका वहन करती है। हमें यहाँ पर यह समझना चाहिए, कहीं पर भी हम किसी मकान को देखते हैं तो हमें ईंटें दिखलाई नहीं देती, हमें मकान दिखलाई देता है। ठीक उसी प्रकार यदि हम मानव शरीर के विषय में डिस्कस करें तो हमारे शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। और ये कोशिकाएं इतनी छोटी होती हैं कि इनको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है। इनकी लंबाई एंगस्ट्रोम में होती है, ये बहुत सूक्ष्म होती है। और इन कोशिकाओं के मिलने से हमारे शरीर का निर्माण होता है। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य आता है, आप उसे हमेशा स्मरण रखना। मानव शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक अर्थात बनाने वाली, रचना करने वाली, और क्रियात्मक अर्थात हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही हैं उन सभी का आधार कोशिका होती है। और कोशिका क्या होती है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता हूँ। किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा भाग जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण और विशेषताएं विद्यमान होती है, उसे कोशिका की संज्ञा दी जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी इज नोन एज सेल। हम यहाँ पर विचार करते हैं कोशिका की संरचना कैसी होती है। आप थोड़ा सा यहाँ पर समझने का प्रयास करना। यहाँ पर समय की बाध्यता होती है। कम से कम समय में, कम से कम शब्दों में हम विषय को अच्छी प्रकार स्पष्ट कर सके। आप विज्ञान का विषय है, किंतु आप इसको ध्यान पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक समझेंगे तो विषय ये आपका बहुत अच्छी प्रकार स्पष्ट होगा। हमारे अध्ययन का विषय है मानव शरीर के विषय में जानना। हमने यहाँ से स्पष्ट किया मानव शरीर का निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं के आपस में मिलने से होता है। प्रश्न उपस्थित होता है, कोशिका किसे कहते हैं?
कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका की संरचना कैसी होती है, कोशिका किस रूप में होती है, आप उसको यहाँ पर अच्छी प्रकार देखकर समझ सकते हो। यदि हम एक कोशिका के विषय में डिस्कस करें तो यहाँ पर एक कोशिका का डायग्राम आपको समझाया गया है। कोशिका के मूल रूप से 3 भाग होते हैं। किसी भी कोशिका के मूल रूप से 3 भाग होते हैं। आप इसको बहुत अच्छी प्रकार देखकर समझ सकते हो। कोशिका का सबसे पहला भाग, सबसे बाहरी भाग, वो कहलाता है सेल मेम्ब्रेन अथवा सेल वॉल अथवा कोशिका भित्ति। जो कोशिका को बाहर से, जिस प्रकार हमारे घरों की चारदीवारी होती है, बाउंड्री वॉल होती है, ठीक उसी प्रकार जो हमारी कोशिका को बाहर से आउटर लेयर प्रदान करता है, उस भाग को सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसके बाद कोशिका की सेल वॉल के भीतर जो एक गाढ़ा चिपचिपा द्रव भरा होता है, वो कोशिका का दूसरा महत्वपूर्ण भाग होता है और उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये कोशिका का दूसरा महत्वपूर्ण भाग है जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। कोशिका के 3 प्रमुख भाग होते हैं। सबसे पहला भाग सेल वॉल कहलाता है, कोशिका का मध्य भाग साइटोप्लाज्म कहलाता है और कोशिका का सबसे आंतरिक और भीतरी और मध्य वाला भाग, तीसरा भाग कहलाता है न्यूक्लियस या केंद्र। आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाता है। कोशिका के 3 प्रमुख भाग होते हैं। सबसे बाहरी भाग सेल वॉल या कोशिका आवरण कहलाता है। इसके भीतर जो चिपचिपा द्रव्य भरा होता है उसे साइटोप्लाज्म का नाम दिया जाता है और इसका जो तीसरा मध्य भाग होता है उसे कहते हैं न्यूक्लियस या केंद्र। इस प्रकार कोशिका के 3 प्रमुख भाग होते हैं। अब हम यहाँ से आगे डिस्कस करते हैं कि कोशिका के अंदर क्या क्या चीजें होती है, कोशिका के कौन कौन से अंग होते हैं। मैं यहीं पर ही स्पष्ट करना चाहता हूँ, कोशिका का सबसे पहला भाग सेल वॉल। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न प्राय पूछा जाता है, एनिमल सेल और प्लांट सेल। यदि हम एनिमल सेल के विषय में डिस्कस करें तो एनिमल सेल की सेल वॉल वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है या ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर आता है, एनिमल की सेल वॉल ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी होती है, ग्लाइकोलिपिड्स की बनी होती है और प्लांट में जो होती है, पेड़ पौधों की सेल वॉल वो सेलुलोज की बनी होती है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है और ये प्रश्न कई बार यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ से आगे दूसरा जो मध्य भाग होता है उसके अंदर कोशिका के बहुत महत्वपूर्ण अंग उपस्थित होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण अंग के विषय में यदि हम डिस्कस करें तो सबसे पहले यहाँ पर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम एक ऐसी जाल के समान रचनाएं होती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए आता है, यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है। कोशिका के इस भाग में प्रोटीन का निर्माण होता है, इस कारण राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री की संज्ञा दी जाती है। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि इस भाग में, इस स्थान पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है, सिंथेसिस होता है। यहीं पर एक दूसरी महत्वपूर्ण रचना होती है जिसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल अर्थात कोशिका का ऊर्जा ग्रह। ऊर्जा ग्रह क्यों कहा गया? कोशिका को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा ग्लूकोज से प्राप्त होती है और यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट रूप में समझना, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत होता है और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण अंग आता है जिसे कहते हैं लाइसोसोम। और ये लाइसोसोम ऐसी महत्वपूर्ण रचनाएं होती हैं जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरे होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भरे होते हैं। और इस रचना को, लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्योंकि यदि किसी कारण से ये लाइसोसोम्स यहाँ से फट जाते हैं तो इसके कारण पूरे एंजाइम कोशिका में फैल जाते हैं और कोशिका की मृत्यु हो जाती है। इस कारण
लाइसोसोम्स को आत्महत्या की सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैलियां कहा जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ ऐसी गोल गोल रचनाएं जिनको हम कहते हैं जो वैक्यूल्स कहलाती हैं, और वैक्यूल्स का कार्य होता है जिस प्रकार डस्टबिन कार्य करता है, जिसमें वेस्ट मटेरियल को, अनयूजलेस मटेरियल को रखा जाता है, वो कार्य यहाँ पर वैक्यूल्स के द्वारा किया जाता है। इसका कोशिका का तीसरा महत्वपूर्ण भाग जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस या केंद्रक, ये कोशिका के मध्य में विद्यमान होता है। आप अपने विषय को बहुत अच्छी प्रकार समझना। किसी भी कोशिका के 3 प्रमुख भाग हुए। सबसे बाहरी भाग सेल वॉल कहलाया, जो एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जो बाहर से सुरक्षा का कार्य करती है। कोशिका के अंदर जो भरा होता है उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है, और कोशिका का मध्य भाग जो उपस्थित होता है उसको न्यूक्लियस या केंद्रक कहा जाता है। और ये वो भाग होता है जहां पर डीएनए उपस्थित होता है। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जहां पर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, यहाँ पर मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न बताना चाहूंगा जो प्राय नेट की परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आता है, सभी सेल्स में, मानव शरीर की सभी सेल्स में केंद्रक पाया जाता है, किंतु एकमात्र आरबीसी ऐसी सेल्स होती हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस या केंद्रक नहीं पाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। न्यूक्लियस किस सेल्स में नहीं पाया जाता? आरबीसीज में, इरिथ्रोसाइट्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। यहीं पर ही एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, यहाँ पर मनुष्य में कितने जोड़ी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं? आप इसको बहुत अच्छी तरीके से लिख कर याद करना। मनुष्य में 23 पेयर अर्थात 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मनुष्य में 23 पेयर या 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इस प्रकार ये 2 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमारे आज का अध्ययन का विषय है मानव शरीर की संरचना के विषय में जानना, और हमने यही से स्पष्ट किया कि मानव शरीर की सबसे मूल रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है, और जिस प्रकार ईंटें आपस में मिलकर किसी मकान का निर्माण करती हैं, ठीक उसी प्रकार बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर मानव शरीर का निर्माण करती हैं। यहीं पर दूसरा महत्वपूर्ण विषय आता है रचना और कार्यों में समान कोशिकाओं का समूह, ए ग्रुप ऑफ सेल्स विच इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ऐसे समूह को इज नोन एज टिश्यू। टिश्यू किसे कहते हैं? ऊतक क्या होता है? आप यहाँ पर समझ सकते हो ऊतक क्या है। तो रचना और कार्यों में समान कोशिकाओं का समूह टिश्यू या ऊतक कहलाता है। ऊतक क्या है? ऐसी कोशिकाओं का समूह है जो रचना और कार्यों में एक समान होती है। और यहाँ पर पुनः एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, मानव शरीर में 4 प्रकार के टिश्यूज पाए जाते हैं, 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। सबसे पहला फर्स्ट टाइप होता है दैट इज नोन एज एपिथेलियल टिश्यू अर्थात उपकला ऊतक। उपकला ऊतक। सेकेंड वन इज संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड वन पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू, एंड फोर्थ वन इज तंत्रिकीय ऊतक अर्थात नर्वस टिश्यू। मानव शरीर में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। पहला यहाँ पर फर्स्ट वन आता है एपिथेलियल अर्थात उपकला ऊतक। और उपकला ऊतक कहाँ पर पाया जाता है? तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए। जिस प्रकार फलों और सब्जियों के ऊपर एक सुरक्षात्मक आवरण या छिलका विद्यमान होता है, जिस प्रकार फलों और सब्जियों के ऊपर छिलका विद्यमान होता है, ठीक उसी प्रकार एक ऐसा ऊतक, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो हमारी अंगों को बाहर से ढकने का कार्य करता है, जो हमारे शरीर को ढकने का कार्य करता है, उसे हम उपकला ऊतक कहा जाता है। और यहाँ पर स्किन इज द मेन एग्जाम्पल ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। स्किन क्या है? त्वचा क्या है? और इसी प्रकार आंतरिक अंगों को ढकने वाला ऊतक भी, जैसे हार्ट को एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, जैसे लंग्स को प्लूरा। इस प्रकार ये बाहर से भी और ये अंदर से भी
हमारे अंगों को ढकने का कार्य करता है। इसी प्रकार यहाँ पर दूसरा ऊतक होता है, सेकेंड इज कनेक्टिव टिश्यू अर्थात संयोजी ऊतक। कनेक्टिव संयोजी अर्थात जो जोड़ने का कार्य करता है, ऐसा ऊतक ऐसी कोशिकाओं का समूह जो हमारे पूरे शरीर को जोड़ने का कार्य करता है। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दैट कम्स इन मेनी एग्जाम, दैट इज ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इसको आप बहुत अच्छी तरीके से याद करना, ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है। ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, और ब्लड क्या है, रक्त क्या है, एक ऐसा ऊतक है जो हमारे पूरे शरीर को संयोजित करने का, जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। यहीं पर थर्ड वन आता है पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू। ऐसी कोशिकाओं का समूह जिसके अंदर गतिशीलता पाई जाती है, जो मूवमेंट कर सकता है, जो एक स्थान से जो अपने अंदर मूवमेंट कर सकता है, ऐसी कोशिकाओं का समूह पेशीय ऊतक मस्कुलर टिश्यू कहलाता है। और यहीं पर आता है वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स और कार्डियक मसल्स, दैट आर द एग्जाम्पल ऑफ मस्कुलर टिश्यू। ये पेशीय ऊतक के उदाहरण होते हैं। हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं मानव शरीर में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। मानव शरीर में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन ह्यूमन बॉडी, दैट इज epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. What is epithelial tissue? उपकला ऊतक क्या है? Epithelial tissue is a group of cells which cover the body organ, which cover our body, and the main example is skin. त्वचा हमारे शरीर को ढकने का कार्य करती है और ये उपकला ऊतक का उदाहरण होता है। The second one is connective tissue, a group of cells that connect, that coordinate all the body parts, that is connective tissue, and the example is blood. रक्त एक सरल संयोजी ऊतक है। यहीं पर तीसरा आता है, थर्ड वन, मस्कुलर टिश्यू, a group of cells which has the ability, the quality of movement, that is muscular tissue, and the examples are voluntary muscles, involuntary muscles and cardiac muscles. And the fourth one is nervous tissue, तंत्रिकीय ऊतक, a group of cells which have the ability to collect the sensation from the environment. ऐसी कोशिकाओं का समूह जो बाह्य वातावरण से संवेदनाओं को ग्रहण करने का गुण रखता है, क्वालिटी रखता है, और वहां से जो निर्मित होता है, that is known as nervous tissue. और इसका सबसे मेन एग्जाम्पल आता है न्यूरॉन। और यहीं पर ही मैं पुनः आपको 2 महत्वपूर्ण प्रश्न बताना चाहूंगा। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, हमारी इन सभी कोशिकाओं में सबसे ज्यादा रिजेनरेशन पावर किन सेल्स में पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको लिख कर नोट करना। लीवर की हिपेटिक सेल्स, लीवर में पाई जाती है हिपेटिक सेल्स दैट हैव मैक्सिमम रिजेनरेशन पावर। रिजेनरेशन पावर मींस ए एबिलिटी व्हेन ए सेल डैमेज इट रिपेयर अगेन, एंड दिस एबिलिटी इज नोन एज रिजेनरेशन पावर। यदि किसी कारणवश सेल डेड हो जाती है तो ये पुनः अपनी रिकवरी करती है, और इस रिकवरी को रिजेनरेशन पावर कहा जाता है। मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से समझा रहा हूँ। लीवर की हिपेटिक सेल्स में ये रिजेनरेशन पावर मैक्सिमम पाई जाती है, और यदि हम इसका अपोजिट देखें, न्यूरॉन्स में मिनिमम रिजेनरेशन पावर पाई जाती है। नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स, नर्वस टिश्यू दैट हैव मिनिमम रिजेनरेशन पावर। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, लीवर की हिपेटिक सेल्स में सबसे ज्यादा रिजेनरेशन पावर पाई जाती है, और हमारे शरीर की न्यूरॉन्स में सबसे कम रिजेनरेशन पावर पाई जाती है। आज के हमारे अध्ययन का विषय है मानव शरीर की संरचना को जानना। हमने यही से ही स्पष्ट किया, मानव शरीर की सबसे मूल रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जहां से हमारा शरीर उत्पन्न होता है, कोशिका कहलाती है। कोशिकाएं आपस में मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं, और एक अथवा 2 अथवा उससे अधिक ऊतक आपस में जुड़कर अंग का निर्माण करते हैं। दे फॉर्म ऑर्गन। ऑर्गन क्या है? ऑर्गन ऐसी कोशिकाओं से निर्मित भाग होता है, शरीर का अंग होता है
जो किसी विशेष कार्य को करता है और जिसका निर्माण दो अथवा अधिक ऊतकों के मिलने से होता है, जैसे एक्सटर्नल ऑर्गन लाइक आवर हैंड, आईज, नोज, ईयर्स, और इंटरनल ऑर्गन लाइक लंग्स, हार्ट। इन सभी का किडनी, इंटेस्टाइन, लीवर, पेनक्रियाज, इन सभी का निर्माण ऊतकों के मिलने से होता है। यहाँ पर हमारा विषय है कोशिकाओं के मिलने से ऊतक का निर्माण हुआ, ऊतक के मिलने से अंगों का निर्माण हुआ। और आप बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना, यद्यपि विज्ञान का विषय है, किंतु यदि आप समझोगे तो बहुत अच्छी प्रकार आपकी समझ में आएगा। जब दो अथवा अधिक अंग आपस में मिलकर किसी एक विशेष कार्य को करते हैं, उसे सिस्टम या तंत्र कहा जाता है। When two or more organs they join together to perform a specific function that is known as body system। शरीर का तंत्र क्या है? जब दो अथवा अधिक अंग आपस में मिलकर किसी एक विशेष कार्य को करते हैं, कोई भोजन का पाचन कर रहा है, कोई श्वसन क्रिया कर रहा है, कोई शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर वेस्ट मटेरियल को पहुंचा रहा है, ऐसे समूह को, ऐसे अंगों के समूह को सिस्टम या तंत्र कहा जाता है। तंत्र क्या है आप बहुत अच्छी तरीके से समझना। अंगों का समूह होता है जो किसी एक विशेष कार्य को करने के लिए स्पेसिफाई होता है, उसके लिए उत्तरदायी होता है। ऐसे अंगों के समूह को सिस्टम कहा जाता है। और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, यहीं पर आता है मानव शरीर में कुल 11 तंत्र पाए जाते हैं, 11 बॉडी सिस्टम्स पाए जाते हैं। इसका प्रारंभ होता है, मूल रूप से प्रारंभ होता है स्केलेटल सिस्टम के साथ। स्केलेटल सिस्टम शरीर का ढांचा बनाता है। यहीं से अगला सिस्टम आता है जो इस ढांचे को गतिशील बनाता है, वो होता है मस्कुलर सिस्टम, जो इस पूरे ढांचे को कवर करता है, ढकने का कार्य करता है। त्वचीय संस्थान इंटेगुमेंट्री सिस्टम, त्वचीय डर्मेटोलॉजिस्ट, जो पूरे शरीर को एक सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करता है। 3 सिस्टम मैंने यहां से आपको क्लियर किए, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम और इंटेगुमेंट्री सिस्टम। इस ढांचे को कार्य करने के लिए जो ऊर्जा देता है उसे कहा जाता है, दैट इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पर 4th हमारा सिस्टम हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन जब तक ऑक्सीजन शरीर को प्राप्त नहीं हो पाती, तब तक माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता। जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है, 5वां सिस्टम यहाँ पर आता है, उसे कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहीं पर इस क्रिया के अंतर्गत शरीर में कुछ अनुपयोगी पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जो इन पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। 6th बॉडी सिस्टम होता है, दैट इज नोन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, जो हमारे शरीर से गंदगियों को बाहर निकालता है। और हमारे शरीर में एक ऐसा महत्वपूर्ण सिस्टम होता है जो पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट का महत्वपूर्ण कार्य करता है, परिवहन का कार्य करता है, उपयोगी और अनुपयोगी पदार्थों को लाने और ले जाने का कार्य करता है। और उस सिस्टम को कहा जाता है, दैट इज नोन एज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। दिस इज द 7th सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमारी संवेदनाओं को, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। हमें नींद आती है, हमें भूख प्यास लगती है, उन सभी को नियंत्रित करने वाला सिस्टम, दैट इज नोन एज एंडोक्राइन सिस्टम। ये हमारे शरीर का 8वां सिस्टम हुआ। हमारे शरीर में एक ऐसा महत्वपूर्ण सिस्टम होता है जो बाहरी रोगाणुओं से, जीवाणुओं से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। हम प्राय बोलते हैं इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी पावर। दिस इज द 9th सिस्टम, ये 9वां सिस्टम हुआ इम्यूनिटी सिस्टम। हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम होता है जो हमारे सभी ऐच्छिक कार्यों पर और अनैच्छिक कार्यों पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। उस सिस्टम को कहा जाता है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। दिस इज द 10th बॉडी सिस्टम, दैट इज नर्वस सिस्टम। एंड द 11th बॉडी सिस्टम इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो जिसके द्वारा मनुष्य अपनी वंश वृद्धि करता है, दैट इज द 11th सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो आवर बॉडी इज ए ग्रुप ऑफ 11 बॉडी सिस्टम। हमारा पूरा शरीर 11 बॉडी सिस्टम से मिलकर बनता है। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे दर्शकों, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और एक ऐसा विषय है जिसका संबंध हमारे साथ में, हम सभी के साथ में है। यहाँ पर मैंने आपको स्पष्ट किया, मूल रूप से कोशिकाओं के मिलने से
हमारे शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। ऊतकों के मिलने से अंगों का निर्माण होता है। अंगों के मिलने से बॉडी सिस्टम का निर्माण होता है और बॉडी सिस्टम का समूह ही हमारा शरीर कहलाता है। एक महत्वपूर्ण बिंदु के साथ इस कक्षा को, इस सत्र को समापन की ओर लेकर जाऊंगा। जब तक हमारे बॉडी सिस्टम अपने कार्यों को सही प्रकार संपादित कर रही है, उस अवस्था को शारीरिक स्वास्थ्य कहा जाता है। उस अवस्था को फिजिकल हेल्थ कहा जाता है। और जब हमारे बॉडी सिस्टम अपने कार्य को सही प्रकार नहीं कर पाते, उसे शारीरिक रोगावस्था कहा जाता है। और हमारे इस शरीर पर, हमारी कोशिकाओं पर यौगिक क्रियाएं, योगाभ्यास बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है। हम इसी प्रकार आने वाली कक्षाओं के माध्यम से, सत्रों के माध्यम से हम अपने इस विषय को बहुत अच्छी प्रकार स्पष्ट करेंगे। अगली कक्षा का हमारा विषय होगा शरीर का एक महत्वपूर्ण सिस्टम, मानव कंकाल तंत्र, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। और यहीं से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा बॉडी सिस्टम के ऊपर हमारा यौगिक प्रभाव किस रूप से पड़ता है, योगाभ्यास क्या क्या प्रभाव रखता है। इसलिए आप इन वीडियोस के माध्यम से अपने ज्ञान में बहुत अच्छी प्रकार वृद्धि करें। और यदि आपको अच्छा लगता है तो इन वीडियोस को आप लाइक और सब्सक्राइब और एक दूसरे के साथ शेयर भी करें, ताकि ज्ञान की एक विशेषता होती है, जितना हम ज्ञान को बांटते हैं उतने हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। मैं आज के इस सत्र को यहीं पर समापन करता हूं और पूर्ण विश्वास करता हूं कि बहुत सारे बिंदु आपके स्पष्ट हुए होंगे। कहीं पर भी आपको कोई संशय, कोई कंफ्यूजन होता है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में अवश्य ही शेयर करें। मैं आज के इस सत्र में सम्मिलित होने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार हम आगे एक श्रृंखला के रूप में अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे। उन्हें आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ओम शांति।